नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम मंथन, जहां हम तमाम समाज सेवियों को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं। समाज से जुड़ी चीजों को चर्चा में लाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश सिंह भदौरिया जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंथन में। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एनजीओ क्या महत्व निभाता है और एनजीओ कैसे काम करता है? देखिए, एनजीओ जो है, एक सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं होता है। जी। एनजीओ अगर आदमी सही तरीके से इससे काम करे तो कई लोगों को किसी भी लेवल पे अगर जहाँ चाहे वहाँ पे फायदा पहुंचा सकता है। वो शर्त है कि आपके एनजीओ की जो कमेटी है, जो बॉडी है, जी। वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है और लोगों की जो डिजायर है, लोगों की जो नीडी पीपल है, उनको कैसे राहत दी जाए। ऐसे हमने कई सारे उदाहरण देकर के आपके सामने काम किए हैं। तो अगर आप आगे सवाल कोई करेंगे तो जरूर जवाब देंगे। जी सर, एनजीओ की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? क्योंकि कई एनजीओज में देखा जाता है कि कुछ वृद्धांग के लिए होते हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, तो क्या कैटेगराइजेशन इसमें होती है? देखिए, क्या है कि बहुत सारी जो शहर के अंदर मेरे हिसाब से तकरीबन 200 एनजीओ चल रही हैं। जी। और सारी एनजीओ कोई एक्चुअली वृद्धों के लिए काम कर रही है, कोई किसी ने स्वर्ग आश्रम खोल रखा है जिसमें लोग रास्ते में काम कर रहे हैं। तो हर एक की अलग अलग है। जैसे मेरा एनजीओ की अगर हम बात करेंगे तो जी। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फूड और कंप्लीट एजुकेशन टू ईच एंड एवरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसको जी। हम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से गवर्नमेंट से हमने अभी तक कोई हेल्प नहीं ली है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, तो कैसे बच्चों को आप लोग शिक्षा प्रोवाइड करते हैं? कैसे जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है? सबसे पहले तो हम उन स्कूलों पर, उन बच्चों पर फोकस करते हैं जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। रीजन जैसे मान लो जो स्लम गंदी बस्तियों में बच्चे रह रहे हैं, उनके माँ बाप वर्कर्स हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि एजुकेशन क्या होती है। तो ऐसे बच्चों की लिस्ट बना करके उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना, ये सोसाइटी का मेन मुख्य उद्देश्य रहता है। सर, कुछ एनजीओज होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं और कुछ एनजीओज होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। तो अगर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की हम बात करें तो ये क्या प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट से आधारित है, और ये क्या कुछ? ये 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 प्योरली प्राइवेट है। इसमें अभी तक जी। मैंने कोई गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई एड नहीं लिया है। और पिछले करीबन 4 वर्षों से, जब से मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया है, सबसे मोर देन 1000 लोगों को हमने रोजगार और स्वरोजगार दिया है। और इसके अलावा हमने मतलब ग्वालियर के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो ओल्ड हाई कोर्ट है, वहाँ पे राजमा चावल वगैरह का जो आपको स्टॉल दिखता है वो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने लगवाया है। लोगों को ऑटो रिक्शा फाइनेंस कराई है, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी डलवाए हुए। तो ऐसे कई सारे काम किए हम। जी सर, अगर हम बात करें कि जितने भी अच्छे कार्य जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कराए जा रहे हैं, तो कुछ ट्रस्ट्स होते हैं जो फंड करते हैं। तो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए फंड कहाँ से जनरेट होता है, या फिर आपने जैसा कि बताया कि एक प्राइवेट है तो आप लोग ही ज़्यादातर फंड रेज करते हैं? नहीं, फंड के लिए क्या, हमारी एक कमेटी है 10 से 12 लोगों की। जी। जैसे मेरा अपना खुद की अगर मैं बात करूं तो मेरा अपना खुद का करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए मैं खुद देता हूं सोसाइटी को हर साल। इसके अलावा जो लोग हैं वो कुल मिला के 5-7 लाख रुपए का हम लोग बजट कर लेते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसा हमें दिक्कत आता नहीं। जी सर, एनजीओ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होती है और क्या ये हेल्प करता है? कैसे एनजीओ रजिस्ट्रेशन अगर किसी को करवाना हो तो वो कैसे करवा सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनलाइन साइट रहती है जिसमें आप एनजीओ को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगता है। और जहाँ पर भी आप जिस जगह भी सोसाइटी बना रहे हैं वहाँ का एक आपको एड्रेस देना पड़ेगा। जी। बाकी इसमें कोई एक्चुअली नॉमिनल एक फीस होती है
2-3 हज़ार रुपए की वो फीस लगती है, इसके अलावा ज़्यादा कोई खर्चा इसमें नहीं है। जी सर, अगर हम बात करें एनजीओज़ की, तो कई एनजीओज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है। और जनरली अगर हम जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की बात ना करके एक जनरल एनजीओ की बात करें, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट को क्या सहायता करनी चाहिए, और अभी के टाइम में कितनी सहायता जो गवर्नमेंट है वो कर पाती है एनजीओज़ की? देखो, मेरा जो मेरा जो फीडबैक है, जो मैं मतलब जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे जी। वो सेंटर से हो चाहे वो स्टेट से हो। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अगर उनको प्रॉपर एनजीओ के थ्रू करवाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ जो भी नीडी हैं उनको मिल सकता है। लेकिन आज की डेट में मैं किसी पे लांछन लगाना अच्छी बात नहीं, बट यह है कि लोग जितना गवर्नमेंट से ऐड ले रहे हैं उतना जो नीडी पीपल है उनके तक पहुंच नहीं पा रहा। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, उनकी तरफ से भरपूर हेल्प मिलती है। वो शर्त है कि एनजीओ को उसका कितना हिस्सा कैसे कैसे मतलब डिवाइड करके पब्लिक तक पहुंचाना है, ये एनजीओ का काम रहता है। जी सर, अगर हम बात करें कि अगर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी से अगर किसी को जुड़ना हो, तो वो कैसे आप लोगों तक पहुंच सकता है और वो कैसे जुड़ सकता है अगर वो नीडी पीपल है तो? हाँ, हमारी एक्चुअली ऑनलाइन वेबसाइट है जी। जनशक्ति। पेज पर आप जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी .org डालेंगे तो आपको उस वेबसाइट मिलेगी, उसमें वॉलंटियर बनने का पूरा सिस्टम है। इसके अलावा जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आई थिंक एक्चुअली जनशक्ति कम्स ऑन टॉप, और वहाँ पे सारा आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेगी। तो जो भी अगर एक्चुअली दो चीज़ें हैं, एक तो जी। है कि किसी को अगर रोजगार के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट करना है तो उसके लिए 24 आवर सर्विस प्राइवेट कंपनी में कभी भी अवेलेबल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। और वेबसाइट के थ्रू ही कैन एक्चुअली जॉइन अस। जी सर, इस एनजीओ की स्थापना कब हुई थी और क्या मतलब कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस बारे में प्रेरणा मिली कि हम एक एनजीओ खोलेंगे एंड देन उसके बाद हम एजुकेशन बेस्ड जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो एजुकेशन होगा, तो ये चीज़ें कैसे हुई, कैसे स्थापना नहीं, हुई? हमारा हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको पहले बताया। जो पहले तो मैं बता दूं कि 2010 से हम सोशल वर्किंग में हैं जी। और लोगों की मदद करते रहे हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोग हमसे कनेक्ट कैसे हों, उसके लिए फिर मैंने एनजीओ का मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया, ताकि एक जगह हम स्थापित कर पाएं और वहाँ लोग आकर के मुझसे मिलें। तो आप जो मैं यूनिफॉर्म देख रहा हूँ, मेरी ये ड्रेस रहती है एनजीओ की। जितने भी हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, उन सबके पास यूनिफॉर्म रहेगी, नंबर एक। दूसरा, हमारा जो उद्देश्य है वो है कंप्लीट हेल्थ, मतलब व्यक्ति को स्वास्थ्य भी लाभ मिलना चाहिए, कंप्लीट एजुकेशन, उसको शिक्षा भी पूरी मिलनी चाहिए, और कंप्लीट और उसको भोजन भी मिलना चाहिए। इन चीजों पे, तीनों चीजों पे हमारी सोसाइटी काम कर रही है। जी अब मैं फिलहाल अगर में इसे सर। जी। एक्सप्लेन करूं कि कंप्लीट हेल्थ का मायने मेरे नज़र में ये होता है कि जो भी नीडी पर्सन है या जो भी है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ले रहा तो हम वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज आई थिंक इफ ही इज टेकिंग एक्चुअली ट्रीटमेंट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल तो वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है, वो कर सकता है बियर उसको। लेकिन जी। द पेशेंट, those who are taking actually treatment from the government hospital, वहाँ हमारी टीम जाकर के उनको वॉच करती है। कभी कभी क्या होता है, 150 रुपए की मेडिकल बाहर से लिखी जाती है दवाई मेडिसिन, उनके पास नहीं होता है तो हमारी सोसाइटी वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है। जी जैसा कि सर अभी आपने बताया कि वॉलेंटियर बेसिस पे लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वॉलेंटियर बेस एनजीओ में काम होता है या कोई वेतन की प्रक्रिया जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ में है? नहीं, वेतन की प्रक्रिया के लिए मेरे पास डेली बहुत फोन आते हैं, सर आप मुझे क्या सैलरी देंगे। तो वेतन जब ही हो सकता है जब हम गवर्नमेंट से या तो कोई एड लें या जी। सीएसआर का कोई काम करें, देन ओनली वी कैन पे दी, जो भी हमारा इनका वेजेस बनता है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी उस पर भी काम कर रही है और सून बहुत जल्दी हम गवर्नमेंट से भी जुड़ना चाहेंगे, ताकि जो मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम लोगों को वेतन भी दे पाएंगे। जी सर, अभी जो आप कितनी। देख रहे हैं जी। जितने भी, हाँ जी सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, अभी जो आपने जो देखा, जो आप साइड में देख रहे हैं ये सारे कार्यक्रम, ये सब हमने सेल्फ सेल्फ करे हैं। मतलब हमने मीन सोसाइटी ने सेल्फ लोगों को मोटिवेट किया, उनको हेल्प की इकोनॉमी। अभी जैसे एक बच्ची की शादी भी हमने कराई, प्रिया तोमर की, तो उसको भी हमने पूरा हेल्प कीजिए, चेक जो आप देख रहे हैं इसमें। जी
सर कितने लोग जो हैं वो एनजीओ में फिलहाल वर्किंग है और कितने बच्चे जो हैं उनको सहायता मिल पा रही है? तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों को तो हमने रोजगार दिया है प्राइवेट कंपनी में। जी। प्राइवेट कंपनी से मेरे मायने ये हैं कि जो जहाँ रहता है मैं वहीं दिलवाने का प्रयास करता हूँ। मीन्स अगर कोई ग्वालियर में है तो मेरा मोटिव ये रहता है ग्वालियर एनसीआर में उसको जॉब दिलवा दी जाए, जो दिल्ली में है उसको दिल्ली के आसपास दिलवा दिया जाता है, जो जहाँ का रेजिडेंशियल है। मेरे भगवान की कृपा से मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ कि आई एम जनरल मैनेजर इन जमुना ऑटो कंपनी। तो वहाँ से मेरे लिंक हैं लोगों से जो सप्लायर्स हैं, तो वो हमें को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उनको जॉब दिलवाने में। जी। सर फिलहाल एनजीओ का कितना इम्पैक्ट रिपोर्ट हम कह सकते हैं या कितना प्रचलित ये एनजीओ, कितना प्रख्यात ये एनजीओ है? आप मेरे एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं टोटल? जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सर। देखो, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑनलाइन करीबन 20,000 लोग इसमें ऑलरेडी वॉलंटियर हैं। 20,000 जो वेबसाइट पे आप देखेंगे तो 20,000 प्लस के आसपास वॉलंटियर हैं, लेकिन हम उनको खुद भी नहीं जानते। वो जुड़ रहे हैं, अपने आसपास कहीं काम कर रहे होंगे, लेकिन वो जुड़े हुए हैं हमसे। जी। और तकरीबन अभी मेरे पास 20 लोग ऐसी टीम है जो ग्वालियर के एनसीआर के आसपास काम कर रही है। जी। सर जैसा कि आपने बताया था कि अभी 10 से 12 लोग जो हैं वो इस सोसाइटी में जुड़े हुए हैं, तो आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि सोसाइटी का गठन कैसे हुआ, कैसे आप सब लोग मिले और आप सब लोगों ने सोचा कि एक जनशक्ति वेलफेयर नाम की सोसाइटी खोलेंगे जिसके मेन ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन रहेंगी? एक्चुअली मैं वाइफ के साथ में बैठा था एक दिन, तो ऐसी ही बातचीत चल रही थी कि मैं एक्चुअली कि इससे पहले प्रताप सेना का चलाता था। प्रताप सेना में मैं वरिष्ठ संचालन समिति सदस्य था। तो मैंने देखा कि प्रताप सेना की एक एक्टिविटी लोग ये लेके चलते थे कि प्रताप सेना क्षत्रियों की सेना है। जी। तो उसमें हर जाति का लोग, जबकि हमने जोड़ के रखा था, लेकिन कंसेप्ट लोगों के दिमाग में ज्यादा था ना प्रताप सेना मतलब क्षत्रिय, कहीं ना कहीं क्षत्रिय होगा इसमें, जबकि उसमें हर कास्ट का आदमी था। तो थोड़ा सा लोग उसमें जुड़ने से घबराते थे, इसलिए फिर मैंने इसको जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का, हमने जब वाइफ से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जनशक्ति, उन्हीं की तरफ से नाम आया मेरे पास जनशक्ति का। तो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का हमने लॉन्च की और इसमें हमने हर समाज, हर वर्ग की मदद के लिए इसको स्थापित किया। जी। सर एनजीओ के दौरान मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जो हमने पहले पास्ट में नहीं देखी होती हैं वो भी इस दौरान सामने आती हैं। तो अगर अरुणेश सिंह भदौरिया जी की मैं बात करूं तो उन्होंने क्या कुछ सीखा इन चीज़ों से और क्या कुछ चीज़ें ऐसी सामने निकल कर आई जो पहले नहीं देखी थी? देखिए क्या रहता है, एक जनरल आदमी जो सुबह ड्यूटी जा रहा, शाम को आ रहा, उसको कुछ नहीं पता होता। जब वो जी। अगर एनजीओ का फाउंडर है और फाउंडर रहते हुए अगर वो सोशल वर्क करना चाहता है, तो मैंने देखा कि हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति को ब्लड चाहिए, किसी को कोई हेल्प चाहिए, कुछ मिला के आज की डेट में भी लोगों को बहुत आवश्यकता है एनजीओ जैसी संस्था की। जी। तो कहीं ना कहीं अगर मुझसे बात करी जाए पर्सनली, तो मैं आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई लाइफ, बिकॉज हमने जो सोचा कि लोगों की मदद कर पाए, हम कर पा रहे हैं। अगर जी। 24 आवर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, हम कहीं से भी अरेंज करें, हम करवाने का प्रयास करते हैं। जी। किसी को अगर हॉस्पिटलाइज में कोई दिक्कत आ रही है, वहां पर भी हमारी टीम पहुंच के उनको हॉस्पिटल में कोई भी व्यवस्था होती है हम अरेंज करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में हम देखो ये नहीं करें कि हम सबको हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतनी जरूर है अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा तो हम फिर उसको देखते हैं क्यों नहीं हो रहा, उस पर वाई एनालिसिस करके उस बच्चे को हर हालत में स्कूल में एडमिशन दिलवाने का प्रयास करते हैं। जी। तो मैं अपना कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एनजीओ चलाने से मेरे कहीं ना कहीं मेरे एक्चुअली कैरेक्टर में, मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया है और कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। जी। सर इन सब चीज़ों के लिए आप किसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं? ये कौन आपकी प्रेरणा थी जिससे प्रेरित होकर आपने सोचा कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं? देखिए इसमें मेरे जो फादर थे ना, वो आर्मी में कैप्टन थे और जी। मुझे अभी भी ध्यान है कि उन्होंने, हमारे जो चाचा जी थे, उनको कुछ पैसे, उनको नीड थी उस समय, तो उन्होंने कुछ हेल्प करी थी उनसे। और फिर उसके बाद पापा ने, उन्होंने पैसा कभी वापस नहीं लिया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कोई नहीं जी, बोले अपने घर के लोग हैं, अगर इनकी मदद कर दी या उन पे नहीं है तो उनको दे दो। तो एक तो वो पॉइंट है जो मेरे दिमाग में रहा कि नहीं यार, लोगों की मदद करनी चाहिए, जो मेरे फादर ने सिखाया मुझको।
जी दूसरा, हमारी अगर वाइफ से भी बात करें तो सब लोग भी ये चाहते हैं कि लोगों की मदद करते रहें। तो सारे लोग, जैसे मेरी मदर हो गई, फादर हो गए, वाइफ हो गई, इन सबकी प्रेरणा ये रहती है। और मेरा खुद का भी ऐसा रहता है कि लोगों की मदद करना, ये मेरा सेल्फ इंटरनल एक्चुअली वो भी है। जी सर, अगर मेरी हम इंटरनल मतलब जी एक फीलिंग रहती है कि लोगों की मदद कर रहे हैं। जी सर, अगर वो सर अच्छा अगर हम लगता है, कुल मिला के ये कह सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मदद करना। जी, यानी कि परिवार से ही कहीं ना कहीं चीज़ें, एक जेनेटिक हाँ, चीज़ें भी मदद। मानी जाती है, वो चीज़ें आई हैं जेनेटिक्स में ही, मुझे लगता है कि सेवा भाव जो है वो अंदर से निकल कर आता है। तो ये अरुणेश जी में हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कैसे सेवा भाव जो है वो पारिवारिक तरीके से भी चलता है। सर, आपके विचार में अगर हम देखें तो एनजीओ का काम भी एक समाज सेवा का काम है। तो समाज सेवा का असली मतलब और सही मतलब क्या होता है? देखिए, सीधा मैं तो जानता हूँ, अगर आपके किसी के पास पहुंचने से किसी के आंसू अगर रुक सकते हैं, किसी जी के चेहरे पे खुशी आ सकती है, तो इससे बड़ी समाज सेवा और आपके खुद के लिए खुशी नहीं हो सकती है। अर्थात सीधी बात है, आपकी प्रेजेंस अगर वैल्यू एडिशन कर रही किसी जगह, किसी के भी लिए कोई भी चीज, मान लो एक नॉर्मल आदमी किसी जगह खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो समाज सेवा नहीं है। लेकिन एक आदमी जाता है और उसकी वजह से 4 लोग खुश हो जाते हैं, उससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं हो सकती है। जी सर, अगर हम एनजीओ की बात करें, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की बात करें, तो इसमें सिर्फ वॉलेंटियर बेसिस पे क्या युवा बस शामिल हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं जिनकी उम्र हल्की हल्की ढलती जा रही है, वो भी एक वॉलेंटियर बेसिस पे काम कर सकते हैं? फिर से सवाल रिपीट करना। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो वॉलेंटियर बेसिस की आपने बात कही थी कि वॉलेंटियर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, तो वॉलेंटियर बेसिस पे सिर्फ युवा जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर जो थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा कोई के भी वहाँ? कर सकता, मान लो कोई 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 रिटायर्ड है, जी रिटायर्ड के लिए भी उसके बाद कोई काम नहीं होता, वो भी इससे जुड़ सकता है। और वो अपनी जहाँ रह, मैं ये नहीं कहता हूँ ऑफिस में आओ, जहाँ रहता है वहीं रह के सिर्फ एक आदमी की मदद करना चालू कर दे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा वो है सामाजिक सेवा। जी 100 लोगों की मदद करने की बजाय आप एक आदमी को प्रोग्रेस में बढ़ा दो, एक आदमी की उन्नति करवा दो, उससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं हो सकती। सी जी सर, आपने अभी ऑनलाइन वॉलेंटियर्स की बात करी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो एनजीओ कैसे डिजिटल माध्यम से, डिजिटल पे कैसे डिजिटलाइजेशन कर रहा है, और आने वाले समय में क्या गोल्स जो हैं वो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के हैं? देखिए, अभी तो आजकल सारा कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया, हर चीज। पहले जो हम लॉग बुक और पेपर कॉपी लेके चलते थे, सब कुछ बंद हो गया। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं, सारा डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन है सारा कुछ। तो मेरा ये है कि एनजीओ की हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ सब कुछ है। वहाँ पे अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो वहाँ डोनेशन भी दिया जाता है, लेते हैं। और हमारी तरफ से उसमें कोई अमाउंट नहीं, कोई 1 रुपए भी कर सकता है, 100 रुपए भी कर दे, 1 लाख भी कर दे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो लोग जुड़ते हैं उसमें। और वॉलेंटियर वो बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी डोनेशन के भी वॉलेंटियर बन सकते हैं ऑनलाइन। जी सर, और अगर कोई डोनेशन देना चाहे, मान लीजिए कोई अपने इच्छा अनुसार डोनेशन देना चाहे एनजीओ को, तो क्या इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, और क्या जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को 2 तरह एक्सेप्ट के कर? डोनेशन है। एक तो वो है कि अगर वो ऑनलाइन करता तो उसको खुद ही अपने आप में एविडेंस हो जाएगा, जी ऑनलाइन उसने जो भी करा। अगर वो कैश के माध्यम से देता तो मैं अवॉइड करता हूँ, कैश ना मिले। क्योंकि कैश जी में क्या होता है कि फिर कैश हमारे पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। ऑनलाइन में क्या, हमारा पूरा एक रिकॉर्ड रहता है, जी और फिर हम इसके खिलाफ अगर जो भी हमारे पास अमाउंट आता है उसकी हम रसीद काट के देते हैं, जी रिसिप्ट देते हैं उनको बराबर के, मेरे पास ये ऑनलाइन है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 80G 12A की फैसिलिटीज भी हमारी सोसाइटी के अंदर है। जी तो अरुणेश सिंह भदौरिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, इन्होंने तमाम जानकारी एनजीओ के बारे में साझा करी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी एनजीओ के बारे में साझा करने के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें स्वदेश 24x7 के साथ।